हेलो बच्चों। तो देखिए आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में यूनिट 3 के अंतर्गत धारामापी के बारे में बताऊंगा। धारामापी क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है धारामापी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, धारामापी मतलब इसकी सहायता से विद्युत धारा की उपस्थिति का मापन किया जाता है, अर्थात धारा का मापन किया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है धारामापी किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो धारामापी ये हमारा टॉपिक है। धारामापी इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है या उसकी प्रबलता का मापन किया जाता है। धारामापी कहलाता है। ठीक है, तो धारामापी क्या है? धारामापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है कि इसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही है। यदि धारा बह रही है तो किस दिशा में बह रही है, इसकी सहायता से पता लगाया जाता है। धारा का मापन भी किया जाता है। वैसे एक्चुअल में धारा का मापन करने के लिए हम धारामापी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो धारामापी की सहायता से सिर्फ परिपथ में बहने वाली धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, यह निम्न दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। नंबर 1, चल चुंबक धारामापी। ठीक है, और दूसरा होता है चल कुंडली धारामापी। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो चल चुंबक धारामापी होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबक गतिशील होता है, चुंबक गति करता है, इसलिए बोलते हैं इसको चल चुंबक धारामापी, यानी इसमें चुंबक चलते हैं। दूसरा होता है हमारा चल कुंडली धारामापी। इस धारामापी में क्या होता है, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें कुंडली विक्षेपित होती है, कुंडली चलती है। चुंबक स्थिर रहते हैं, कुंडली चलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें चुंबक चलते हैं और कुंडली स्थिर रहती है। ठीक है, तो वह धारामापी जिसमें चुंबक गतिशील होती है तथा कुंडली स्थिर रहती है, चल चुंबक धारामापी कहलाता है। वह धारामापी जिसमें कुंडली चलती है तथा क्षेत्र चुंबक स्थिर रहते हैं, चल कुंडली धारामापी कहलाता है। तो मैं दोनों की डेफिनेशन लिख रहा हूं। पहला हो जाता है हमारा चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी, सॉरी, पहला है चल चुंबक धारामापी। ठीक है, इसमें मूव क्या करता है, चुंबक मूव करती है। तो लिखेंगे वह धारामापी जिसमें चुंबक
जो क्षेत्र चुंबक होते हैं, चुंबक गतिशील होते हैं, गतिशील होता है तथा कुंडली स्थिर रहती है, कुंडली स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, चल चुंबक धारामापी कहलाता है, चल चुंबक धारामापी कहलाता है। जैसे स्पर्शज्या धारामापी, ये इसके नाम है, स्पर्शज्या धारामापी, कोमा हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज धारामापी। ये दोनों जो धारामापी होते हैं इसमें चुंबक चलती है और उसकी कुंडली स्थिर रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम चल चुंबक धारामापी। ठीक है। दूसरा आता है हमारा, देखिए ये वाला धारामापी हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपनी सिलेबस में ये नहीं। दूसरा आता है हमारा चल कुंडली धारामापी। सेकंड पॉइंट क्या है? चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी। ठीक है, तो वह धारामापी जिसमें कुंडली गतिशील होती है, गतिशील होती है तथा क्षेत्र चुंबक स्थिर रहते हैं, चल कुंडली धारामापी कहलाता है, चल कुंडली धारामापी कहलाता है। जैसे निलंबन कुंडली धारामापी। दूसरा होता है कीलकित या इसका दूसरा नाम भी है बेस्टन, कीलकित या बेस्टन धारामापी। ठीक है, तो देखिए चल कुंडली धारामापी क्या होता है? वह धारामापी जिसमें कुंडली गतिशील होती है तथा क्षेत्र चुंबक स्थिर रहते हैं, चल कुंडली धारामापी कहलाता है। जैसे निलंबन कुंडली धारामापी और कीलकित या बेस्टन धारामापी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सिलेबस में है, तो इनके बारे में हम पढ़ें। ठीक है, तो चल चुंबक धारामापी अपने सिलेबस में नहीं है, चल कुंडली धारामापी अपने सिलेबस में है। कि निलंबन कुंडली धारामापी की संरचना तथा कार्य विधि समझाइए। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने निलंबन कुंडली धारामापी का एक चित्र बनाया है। ये कैसा होता है? इसमें ये दो क्षेत्र चुंबक होते हैं N और S, इसमें दो क्षेत्र चुंबक होते हैं जो एक ही नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुव खंड होते हैं। कुछ इस प्रकार से होते हैं जी, मैं आपको बता दूं। एक नाल चुंबक मतलब घोड़े की नाल टाइप के। ठीक है, तो जे N और जे S, तो इसमें N और S दो क्षेत्र चुंबक होते हैं जो एक ही नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुव खंड होते हैं, जिनके बीच नरम लोहे के क्रोड पर, जी क्या है, एक बेलनाकार क्रोड है, बेलन के आकार का, जो नरम लोहे का होता है। और इसके ऊपर जो मैंने ब्लू कलर से जो बनाया है, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है। नरम लोहे के क्रोड पर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लपेटकर उसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को, ये रेड कलर से जो मैंने बनाया, ये तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटे गए हैं। तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई गई एक आयताकार कुंडली ABCD बोल सकते हैं। जैसे A
ऐसे नाम दे दो ABCD, चाहे जैसे दे सकते हैं। कोई आयताकार कुंडली होती है, कुंडली के एक सिरे का संबंध जो फास्पर ब्रांच की पत्ती F से होता है और इस पत्ती का संबंध एक मरोड़ी टोपी से होता है। ये फास्पर ब्रांच एक मिश्र धातु है, तो कुंडली के एक सिरे का संबंध फास्पर ब्रांच की पत्ती F से होता है तथा कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग SP, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग SP से होता है। ठीक है। फास्पर ब्रांच की पत्ती के नीचे एक वृत्तीय समतल दर्पण M लगा होता है, मिरर। फास्पर ब्रांच की पत्ती F के नीचे एक वृत्तीय समतल दर्पण M लगा रहता है, जिस पर प्रकाश डालकर लैंप पैमाना व्यवस्था द्वारा कुंडली में विक्षेप ज्ञात किया जाता है कि इसकी जो कुंडली है वो धारा प्रवाहित करने से कितना विक्षेपित हुई है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। इसमें N और S दो क्षेत्र चुंबक होते हैं जो एक ही नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुव खंड होते हैं, जिनके मध्य नर्म लोहे के क्रोड पर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी का मतलब तांबे के तारों के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ की पॉलिश होनी चाहिए। तो तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई गई एक आयताकार कुंडली होती है। कुंडली के एक सिरे का संबंध फास्पर ब्रांच की पत्ती F से तथा कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग SP से होता है। फास्पर ब्रांच की पत्ती F के नीचे एक समतल वृत्तीय दर्पण होता है, जिस पर प्रकाश डालकर लैंप पैमाना व्यवस्था द्वारा विक्षेप ज्ञात किया जाता है, कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं। देखिए, ये इसकी संरचना के अंदर आएगा। इसमें N और S दो क्षेत्र चुंबक होते हैं, क्षेत्र चुंबक होते हैं जो एक ही नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुव खंड होते हैं, जिनके बीच नर्म लोहे सॉफ्ट आयरन नर्म लोहे के क्रोड पर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी पदार्थ को लपेटकर बनाई गई कुंडली होती। कुंडली के एक सिरे का संबंध फास्पर ब्रांच की पत्ती F तथा दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग SP से होता है। फास्पर ब्रांच की पत्ती F के नीचे एक वृत्तीय समतल दर्पण
कैपिटल एम लगा रहता है, जिस पर प्रकाश डालकर लैंप पैमाना व्यवस्था द्वारा विक्षेप ज्ञात किया जाता है। कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जाता है, किया जाता है। इसी विक्षेप से पता चलता है कि जिस परिपथ के बीच में इसको जोड़ा गया है उस परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ से जोड़ने के लिए इस कुंडली का एक सिरा पेंच T1 से और दूसरा सिरा पेंच T2 से जोड़ते हैं, तो विद्युत धारा अब इस कुंडली से होकर प्रवाहित होती है। इस कुंडली में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उससे विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है कि इसमें विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। कुंडली जिस डायरेक्शन में विक्षेपित होती है उसी डायरेक्शन में उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब आती है इसकी कार्यविधि। क्या है? अब इसकी हम लिखेंगे कार्यविधि, ये काम कैसे करती है विधि। तो जब निलंबन कुंडली धारा मापी को विद्युत परिपथ में हम जोड़ते हैं तो परिपथ का एक सिरा पेंच T1 से जोड़ते हैं और दूसरा सिरा पेंच T2 से जोड़ते हैं। जैसे ही इस परिपथ से जोड़ते हैं इस कुंडली से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण कुंडली के एक सिरे पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार एक सिरे पर बल कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर और दूसरे सिरे पर कागज के लंबवत ऊपर की ओर बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करें तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा हो गई, यहाँ पर धारा की दिशा क्या हो गई नीचे की तरफ, तो इस सिरे पर बल किधर लगेगा ऊपर के लिए और इस सिरे पर बल किधर लगेगा नीचे के लिए, क्योंकि धारा की दिशा ऊपर को है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी तो बल नीचे की तरफ, जिसके कारण क्या होगा कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। तो देखिए जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के एक सिरे पर तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बाएं हाथ के नियमानुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली के एक सिरे पर कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर तथा दूसरे सिरे पर कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर बल कार्य करता है, ए बल परिमाण में बराबर तथा दिशाओं में विपरीत होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं।
का निर्माण करते हैं। एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसके कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। जिसके कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। इसलिए विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण क्या आया था, टाउ बराबर, या सीधा लिख दूं विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, इधर लिख दे रहा हूं, आघूर्ण बराबर, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था पिछले वीडियो में, तो ये आया था NIBA साइन थीटा। थीटा का अधिकतम मान कितना हुआ था, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो अधिकतम विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण ये आया था NIBA, जहाँ N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, I कुंडली में प्रवाहित धारा, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा A कुंडली का क्षेत्रफल। ठीक है, तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर NIBA। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी जिसके कारण कुंडली घूमेगी, जब कुंडली घूमेगी तो फास्फर ब्रांज की जो पत्ती लगी हुई है उसमें ऐंठन उत्पन्न होगी। समझ गए ना, जब जो कुंडली घूमेगी और जो कुंडली किससे कनेक्ट है, फास्फर ब्रांच की पत्ती से, तो फास्फर ब्रांच की पत्ती में क्या होगा, ऐंठन उत्पन्न होगी। ठीक है, फास्फर ब्रांच की पत्ती क्या हो जाएगी, मतलब उसमें एक ऐंठन आएगी। क्लियर, तो देखिए ऐंठन फास्फर ब्रांच की पत्ती में कितनी आएगी, जितना कुंडली में विक्षेप होगा उतनी फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन आएगी। मान लीजिए कि कुंडली में विक्षेप हो रहा है फाई, तो फास्फर ब्रांच की पत्ती में भी ऐंठन कितनी उत्पन्न होगी, फाई। ठीक है, तो आगे लिख रहा हूं मैं, यदि फास्फर ब्रांच की पत्ती में, क्योंकि कुंडली घूमेगी तो उसी से कनेक्ट क्या है, फास्फर ब्रांच की पत्ती, तो लिखेंगे पत्ती में, यदि फास्फर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न ऐंठन या कुंडली में विक्षेप थीटा हो तो, अब देखिए फास्फर ब्रांच की पत्ती में जो ऐंठन उत्पन्न होगी वो कुंडली में विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होगी। कुंडली में जितना अधिक विक्षेप उत्पन्न होगा फास्फर ब्रांच की पत्ती में उतनी ही ऐंठन उत्पन्न होगी। क्लियर, तो इसको हम ये बोल सकते हैं, फास्फर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न ऐंठन अनुक्रमानुपाती कुंडली में विक्षेप। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, कुंडली में विक्षेप थीटा हो तो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण, ऐंठन बल युग्म, उस पर भी दो बल कार्य कर रहे होंगे, बल युग्म का आघूर्ण अनुक्रमानुपाती ऐसे थीटा आ जाएगा। जब ये अनुक्रमानुपाती को मैं हटाऊंगा तो यहाँ नियतांक लगाएंगे, तो नियतांक में के लगा दे रहा हूँ या सी लगा दे रहा हूँ, तो मैं सीधे ही लिख दे रहा हूँ सी थीटा। समझ गए, के भी लगा सकते थे, या सी क्या है या के क्या होता था, एक नियतांक है जिसे ऐंठन बल युग्म कहते हैं। जहाँ सी क्या है, जहाँ सी ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण है। सी क्या चीज है यहाँ पर, ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। परंतु संतुलन की स्थिति में देखिए कुंडली में जितना विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण क्रिएट होगा उतना ही फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण क्रिएट होगा, क्योंकि जितना कुंडली घूम रही है
बलागुण के कारण उतना ही इसमें ऐंठन उत्पन्न हो रही है। तो ये दोनों बलयुग्म के आघूर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों में जो बराबर आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कुंडली के घूमने के कारण ही फास्फर ब्रांच की पत्ती में आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। तो जे फास्फर ब्रांच की पत्ती का आघूर्ण कुंडली के विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए कुंडली में विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। तो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है जी, आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए जे वैल्यू कितनी आई थी, NIBA, और बराबर जे कितना आया था, C थीटा। मैं यहाँ से I का मान निकालूँ तो I बराबर क्या आ जाएगा, C/NBA इंटू थीटा। देखिए C क्या है, इसमें ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण जो फास्फर ब्रांच की पत्ती के लिए है। तो ये भी एक नियत होगा, क्योंकि पूरे इंस्ट्रूमेंट, पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर फास्फर ब्रांच की पत्ती चेंज नहीं हो रही है, न उसकी लंबाई चौड़ाई बदल रही है। तो C क्या हो जाएगा, हमारा ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण है जो नियत होगा। N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, ये भी चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी नियत होगा। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो कुंडली क्या है, दोनों क्षेत्र चुंबकों के मध्य रखी है, वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो B का मान भी क्या होगा, नियत होगा। ये क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, तो कुंडली का क्षेत्रफल भी नहीं बदल रहा है, मतलब जो पूरा एक नियतांक है। यदि हम इस नियतांक को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, समानुपाती लगा दें, तो क्या हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देना, चूंकि C/NBA बराबर नियतांक, इसको हम K नियतांक मान लें, जहाँ K क्या एक नियतांक है जिसे धारामापी का दक्षता गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये बात लिख सकते हैं कि धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली में जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, कुंडली में उतना ही अधिक विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं, अर्थात कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, यही चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है, यही चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत। ठीक है, तो यही चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। तो सीधी सी बात हम समझ गए कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आता है इस कुंडली के गुण या उपयोग बोल सकती है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या गुण है, क्या उपयोग है। इस कुंडली की सहायता से किसी विद्युत परिपथ में 10⁻⁻6 एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है। इस धारामापी की सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसके दोष। तो इसका दोष क्या है, इस
धारामापी का दोष क्या होता है, निलंबन कुंडली धारामापी का दोष क्या होता है? तो पहला दोष तो इसका यही है कि इसकी जो कुंडली है वो फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकी रहती है, एक निलंबन तार द्वारा लटकी रहती है, जिसके टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, तो निलंबन कुंडली धारामापी की कुंडली फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकी रहती है, जिसके टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, तो पहला दोष हमारा ये हो गया। दूसरा दोष क्या होता है, इस धारामापी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधा होती है। ठीक है, इस धारामापी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में असुविधा होती है। तीसरा इसका दोष क्या होता है कि इस धारामापी को समंजित करने में, समतल करने में, एडजस्ट करने में अधिक समय लगता है, अर्थात समय की बर्बादी होती है। तो ये इसका तीसरा दोष हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा यह धारामापी यहाँ पर समाप्त होता है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, कीलकित या वेस्टर्न धारामापी। ठीक है, तो कीलकित या वेस्टर्न धारामापी किस प्रकार से काम करता है, इसकी क्या संरचना होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा कीलकित या वेस्टर्न धारामापी का डायग्राम है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने निलंबन कुंडली धारामापी में पढ़ा था। इसमें भी एन और एस दो क्षेत्र चुंबक होते हैं, जो एक ही नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुव खंड होते हैं, जिसके मध्य नर्म लोहे के क्रोड पर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई गई आयताकार कुंडली होती है। कुंडली के एक सिरे का संबंध कीलक, जो कील टाइप के होते हैं, कीलक एच डैश, तथा दूसरे सिरे का संबंध कीलक एच से होता है। ठीक है, कुंडली के एक सिरे का संबंध कीलक एच और दूसरे सिरे का संबंध कीलक एच डैश से होता है। इन कीलकों पर फास्फर ब्रांच के प्रत्यास्थ स्प्रिंग लिपटे होते हैं। ये फास्फर ब्रांच के प्रत्यास्थ स्प्रिंग हैं, जिनका संबंध पेच T1 और T2 से होता है। ठीक है, कुंडली के साथ में एक संकेतक S लगा होता है, जो कुंडली के साथ साथ घूमता है। जब इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की एक भुजा पर कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर तथा दूसरी भुजा पर कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर बल कार्य करता है। ये बल परिमाण में बराबर किंतु दिशाओं में विपरीत होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण कुंडली विक्षेपित हो जाती है। जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो जो फास्फर ब्रांच के जो प्रत्यास्थ स्प्रिंग हैं, इनमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, इनमें खिंचाव आ जाता है। ठीक है, जैसे ही परिपथ में धारा का मान शून्य हो, इसके सिरों पर लगने वाले बल का जो मान है वो शून्य हो जाता है, और ये फास्फर ब्रांच के प्रत्यास्थ स्प्रिंग कुंडली को घुमाकर उसकी पूर्व अवस्था में ले आते हैं। जब कुंडली घूमती है तो उसके साथ साथ यह संकेतक भी घूमता है, जिसकी सहायता से उस परिपथ में बहने वाली धारा की उपस्थिति या धारा का मान तथा उसकी दिशा का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, कार्य विधि होती है, जिसको मैं लिख रहा हूं। इसमें एन और एस दो क्षेत्र चुंबक होते हैं, जो एक ही नाल चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुव खंड होते हैं, जिनके बीच नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर एल्यूमिनियम के फ्रेम पर नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर
एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाई गई आयताकार कुंडली, ये वृत्ताकार भी हो सकती है, आयताकार कुंडली होती है। कुंडली के एक सिरे का संबंध कीलक H तथा दूसरे सिरे का संबंध कीलक H डैश से होता है। ठीक है, एक सिरे का संबंध कीलक H और दूसरे सिरे का संबंध कीलक H डैश। जे इसके बीच में जो फंसे रहते हैं, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो कुंडली इसके बीच में घूम सकती है, घूमने के लिए स्वतंत्र रहती है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हम सिक्के को किसी दो अल्पिन की सहायता से ऐसे एक फोर्स द्वारा उसको करें और उस पर फूंक मारे तो वो उसके बीच में घूम जाती है, ऐसे जो कुंडली इसमें घूम सकती है। तो एक सिरे का संबंध कीलक H और दूसरे सिरे का संबंध कीलक H डैश से होता है। इन कीलकों के ऊपर फास्पर ब्रांच के प्रत्यास्थ स्प्रिंग लिपटे रहते हैं, जिनका संबंध पेच T1 व T2 से होता है। इनका संबंध पेज T1 व T2 से होता है। कुंडली के साथ एक संकेतक S लगा होता है, जो कुंडली के साथ घूमता है। यह संपूर्ण उपकरण एक बॉक्स में बंद होता है, जिसके सामने का भाग पारदर्शी पदार्थ का होता है, या कांच का भी बोल सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ का होता है। ठीक है, तो जी क्या हो गई इसकी संरचना। इसकी भी कार्यविधि वही है जो मैंने पिछले निलंबन कुंडली धारामापी की कार्यविधि को बताया है, यही कार्यविधि इसकी है। तो कार्यविधि दोनों की सेम है। ठीक है, दोनों सेम प्रकार से कार्य करते हैं। तो कार्यविधि यदि इसकी आती है तब भी आपको उसकी ही लिखनी है, क्योंकि कार्यविधि हमारी जो है वो चल कुंडली धारामापी की है। अब चल कुंडली धारामापी में जो दोनों धारामापी आते हैं तो दोनों की कार्यविधि सेम है, क्योंकि दोनों में ही कुंडली विक्षेपित होती है और कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगला प्रश्न, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं तथा इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता, तो सुग्राह्यता का मतलब है कि यदि किसी कुंडली में थोड़ी सी भी विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके कारण भी उसमें अधिक विक्षेप आए, तो इसका मतलब हुआ धारामापी अधिक सुग्राही है। कुछ धारामापी ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ी बहुत धारा प्रवाहित करने से तो उसकी जो सुई होती है वो बिल्कुल विक्षेपित
नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह धारामापी सुग्राही नहीं माना जाता है। तो वह धारामापी जिसमें अल्प विद्युत धारा प्रवाहित करने से भी उसमें विक्षेप आता है, तो उसको बोलते हैं हम अधिक सुग्राही धारामापी। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। चल कुंडली धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं, या चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं तथा इसे एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एस मतलब सेंसिटिविटी या सुग्राही, एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि किसी धारामापी में कैपिटल आई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप थीटा हो तो धारामापी की सुग्राह्यता एस बराबर क्या हो जाएगा। देखिए मान लीजिएगा कि आई विद्युत धारा प्रवाहित करने से कितना विक्षेप आ रहा है, थीटा। इसलिए एकांक धारा प्रवाहित करने से थीटा बटे आई। तो एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को ही धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बटे आई। क्लियर। तो चल कुंडली धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं तथा इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एस द्वारा। यदि धारामापी में आई धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न विक्षेप थीटा हो तो धारामापी की सुग्राह्यता एस बराबर थीटा बटे आई। इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो जे आया था आई बराबर क्या आया था, आई बराबर सी बटे एन बी ए इंटू थीटा। ठीक है, जे वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो क्या आ जाएगा, एस बराबर, इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे तब एस बराबर, देखिए थीटा जैसे का जैसा, आई की वैल्यू रख रहा हूँ सी बटे एन बी ए इंटू थीटा। देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे बटे पलट जाएगा, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, एन बी सी। तो जे धारामापी की सुग्राह्यता का एक फॉर्मूला जे भी बन जाएगा। धारामापी की सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो धारामापी की सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले निम्न 4 कारक हैं। ठीक है, पहला कारक देखिए, धारामापी की सुग्राह्यता अधिक होने के लिए एन का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दूसरा, धारामापी की सुग्राह्यता अधिक होने के लिए बी का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होना चाहिए। धारामापी की सुग्राह्यता अधिक होने के लिए ए का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात कुंडली की लंबाई चौड़ाई अधिक होनी चाहिए, अर्थात कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। ठीक है, धारामापी की सुग्राह्यता अधिक होने के लिए सी का मान कम होना चाहिए, अर्थात फास्फर ब्रांच की पत्ती मुलायम होनी चाहिए। जब वो मुलायम होगी तो थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करने से उसकी कुंडली विक्षेपित होगी।
तो फास्फर ब्रांच की पत्ती उसको विक्षेपित होने से नहीं रोकेगी। और यदि फास्फर ब्रांच की पत्ती कठोर होगी तो वो उसके कुंडली के विक्षेपित होने के मार्ग में व्यवधान डालेगी। मतलब फास्फर ब्रांच की पत्ती मुलायम होनी चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं कि धारा मापी की सुग्राह्यता अधिक होने के लिए एन का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बी का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। ए का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात कुंडली की लंबाई चौड़ाई अधिक होना चाहिए। सी का मान कम होना चाहिए, अर्थात फास्फर ब्रांच की पत्ती मुलायम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम धारा मापी की सुग्राह्यता को लिख सकते हैं।